तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है। जल निगम की एक कार्यदायी संस्था है CNDS, इनके पूर्व इंजीनियर हैं। इनके ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है, कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। जिसमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मोहनलालगंज, वृंदावन योजना, हरदोई रोड, देवरिया, नोएडा, दिल्ली में जो इनकी कीमती संपत्तियां हैं उनके दस्तावेज खंगाले गए हैं। सभी संपत्तियों की जांच हो रही है। हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड इंजीनियर कृष्ण कुमार पटेल, जिनके घर से और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, रिटायर्ड इंजीनियर कृष्ण कुमार पटेल के घर पर और जो उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है, विजिलेंस की टीम ने क्या कुछ बरामद किया है? क्या छापेमारी पूरी हो चुकी है या आगे ये छापेमारी और कुछ दिन चलने वाली है? इससे पर संपूर्ण जानकारी दें। देखिए, छापेमारी तो खत्म हो गई है। तमाम संपत्तियों के कागजात विजिलेंस ने इकट्ठा कर लिए हैं। म्यूचुअल फंड से लेकर गोल्ड बॉन्ड में निवेश के दस्तावेज मिले हैं। बैंक लॉकर्स की जानकारी मिली है जिनको अगले हफ्ते खोला जाएगा। उसमें तमाम इंजीनियर हैं, जैसे कृष्ण कुमार पटेल का जो मामला सामने आया है उसमें उनके बारे में ये बताया गया कि वो BRS लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ चुके हैं। अपना दल सोनेलाल पटेल से वो जुड़ गए थे। और ये जितनी भी छापेमारी हुई है उसमें करीब 10 लाख रुपए नगद मिले हैं। तमाम FDs के दस्तावेज मिले हैं। कृष्ण कुमार पटेल के बारे में स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि उनके घर से प्रतापगढ़ और लखनऊ के मोहनलालगंज में स्कूल। एक जानकारी मिल रही है कि दस्तावेज और सामान तो अपने साथ ले गए हैं टीम, लेकिन नगदी लेके नहीं गए हैं। इस पर क्या कोई जानकारी है? जी हाँ, फिलहाल जो नगदी मिली है उसको सीज नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ उसमें कानूनी अड़चने आ रही हैं कि कितनी नगदी वो अपने घर में रख सकते थे। लिहाजा उसको फिलहाल होल्ड पे कर दिया गया है। लेकिन कृष्ण कुमार पटेल के 2 स्कूलों के जो कागजात उनके से मिले हैं वो काफी अहम है। मोहनलाल ऋषभ मणि, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, अगली खबर जो है वो हापुड़ से, जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप में बिजली विभाग के 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की MD ने बड़ी कार्रवाई की है। लाइनमैन से लेकर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तक पर एक्शन हुआ है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इनके ऊपर एक्शन लिया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी इनमें शामिल है। SDO, शिविर सहायक और 2 जूनियर इंजीनियर भी निलंबित किए गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि लाइनमैन पर FIR दर्ज कर ली गई है। सेवा समाप्त कर दी गई है। MD ने कई अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। ये कार्रवाई RDSS योजना के तहत उपभोक्ताओं को गलत तरीके से लाभ देने पर हुई है। इस खबर पर और जानकारी देंगे विपिन गिरी, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे सहयोगी। विपिन, ये जानकारी दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में जो बिजली विभाग के 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लगे हैं और किसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, हापुड़ जनपद में विद्युत विभाग के अंदर भ्रष्टाचार का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ चुके हैं। किसानों के नलकूपों के बिजली कनेक्शन जिनको किसानों ने जमा कर दिया था, उनकी आज तक जांच चल रही है। अब ताजा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर एक लाइनमैन ने रिश्वत लेकर की वीडियो एक वायरल हुई थी, जिसकी जांच चल रही थी। इसके अलावा लाइनमैन से लेकर 2 अधीक्षण अभियंता तक पर गाज गिरी है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी। शासन की मंशा के अनुरूप इन्होंने कार्य नहीं किया था, जिसमें RDDS योजना थी, उसके अंतर्गत जो उपभोक्ता है उनको गलत तरीके से लाभ दिया गया था। यहाँ तक कि पोल शिफ्टिंग की गई थी। तो विद्युत विभाग को लाखों रुपए का चूना इन अधिकारियों ने लगाया था। तो इसी की जांच चल रही थी, जिसके बाद मेरठ में कि PVBL की MD ने बड़ी कार्रवाई की है। ईसा दुहन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसमें अवनीश कुमार अधिशासी अभियंता, संजीव कुमार सहायक और 2 JE, इसके अलावा एक SDO और एक लाइनमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बिजली विभाग में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। अब कुछ अन्य जो अधिकारी हैं उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपको विभिन्न जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। हाथरस हादसे की बात करते हुए आपको जानकारी दे देते हैं कि हाथरस हादसे पर आई चार्जशीट पर मायावती ने सवाल उठाए हैं। चार्जशीट जो दाखिल की गई है, देखिए उस पर मायावती सवाल उठा रही हैं, राज्य सरकार पर निशाना साध रही हैं। चार्जशीट में बावा को क्लीन चिट दी गई है, इसी पर सवाल उठा रही हैं। दूसरे सेवादारों को आरोपी बनाया गया है, लीपापोती करने का वो आरोप लगा रही हैं। सूरजपाल को सरकार संरक्षण दे रही है, खुले तौर पर सरकार के खिलाफ
यही आरोप लगाया जा रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से। संदीप पांडे और जानकारी देंगे, फोनलाइन पर मौजूद है। संदीप पांडे, मायावती सरकार को घेर रही है हाथरस हादसे को लेकर जिस पर चार्जशीट सामने आई है। क्या गंभीर आरोप सरकार के ऊपर मायावती की तरफ से लगाए जा रहे हैं? देखिए, 2 जुलाई को जब हाथरस कांड हुआ था, सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी और 121 लोगों की उसमें मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर महिला सत्संगी थे और कई बच्चों की भी इसमें मृत्यु हो गई थी। उसी दौरान सत्संग के दौरान जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो सुरक्षा व्यवस्था थी, उसको लेकर सवाल उठे थे और सियासी दलों ने भी इस चीज को लेकर सरकार को घेरा था। वहीं अब चार्जशीट दाखिल हो गई जिसमें 11 सेवेदारों को आरोपी बनाया गया, लेकिन जो मुख्य बाबा है सूरजपाल सिंह, जिसको लेकर भी पहले सियासी सवाल उठाए जाते रहे, कई दलों की तरफ से सूरजपाल बाबा को घेरा गया था, उनको लेकर सवाल किए गए थे कि आखिर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है या अन्य जो प्रक्रियाएं थी उनका पालन क्यों नहीं किया गया था। इसी प्रकरण को लेकर चार्जशीट जैसे ही नाम सूरजपाल बाबा का नाम उसमें नहीं मिला, मायावती ने सवाल उठाया है सरकार की कार्यशैली पे, इसको घेरा है कि सूरजपाल का नाम इसमें क्यों नहीं है। सूरजपाल की एक बड़े फॉलोअर्स हैं, उनके तमाम भक्त हैं जो घटना के बाद भी लगातार आश्रम के आसपास डेरा बनाए हुए थे और सूरजपाल को निर्दोष बता रहे थे। हालांकि सूरजपाल ने भी अपने वकील के तहत जवाब दिया था और मीडिया को भी वकील के तहत एक बयान जारी किया गया था जिसमें सूरजपाल को निर्दोष बताया गया था और घटना को जिस तरीके से सूरजपाल की तरफ से उसके वकील ने बयान दिया था उसको लेकर भी सवाल उठे थे। लेकिन अब मायावती ने चार्जशीट को लेकर भी सवाल उठाया है। जाहिर तौर पे इस पर अभी सियासत गरमाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी आने वाले हैं, तो लिहाजा हाथरस कांड में सियासी सरगर्मी और बढ़ने की उम्मीद है। वाकई में यही एक सवाल बनता है संदीप कि हरियाणा चुनाव देखिए संपन्न होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो जाएंगी, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि सरकार को जो हाथरस हादसे को लेकर मायावती घेर रही हैं। इसमें सिर्फ मायावती नहीं है, क्योंकि अभी मायावती हैं, बसपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार के खिलाफ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं आगामी उपचुनाव में शायद सरकार के लिए इस हाथरस हादसे से एक नुकसान वाली खबर मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए, हाथरस कांड काफी चर्चित हुआ था। इसमें वो भक्त और श्रद्धालु थे जो बेहद ही जो माने जा सकते हैं कि ज्यादातर ओबीसी और एससी समुदाय के थे जो इसमें श्रद्धालु जन शामिल हुए थे और सूरजपाल को लेकर एक बड़ी आस्था थी उनमें। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घटना के बाद भी तमाम श्रद्धालु सूरजपाल के आश्रम के आसपास डेरा जमाए थे, इतनी अगाध श्रद्धा थी। तो ऐसे में क्या मजबूरी है सरकार की या सूरजपाल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाए, इस वजह से उसका नाम शामिल नहीं किया? क्या कानूनी प्रक्रिया, इस पे सवाल उठना लाजमी है। तो पार्टी जो भी राजनीतिक दल हैं इस मसले पे सवाल जरूर उठाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी आने वाले हैं, तो इस पर सियासत बढ़ना अभी जारी रहेगी। अब चार्जशीट का प्रकरण आए, फिर से हाथरस कांड पे फिर से सियासी उबाल एक बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संदीप पांडे जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बस्ती की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक लड़की ने 5 लोगों पर 5 साल तक ब्लैकमेलिंग और गैंगरेप का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि साल 2019 के नवंबर में वो पास की दुकान में फोटोकॉपी कराने गई थी। दुकानदार ने उसे चाय पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसे नेपाल ले जाकर 4 दोस्तों ने भी उसका रेप किया। युवती का आरोप है कि दुकानदार ने उसे बेहोश करके उसका रेप किया और उसकी अभद्र फोटोएं ले ली, वीडियो बना लिए और उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। अब इन्हीं अभद्र तस्वीरों के आधार पर लगातार उसको ब्लैकमेल किया जाने लगा, बार बार उसका बलात्कार किया जाता था। डर के मारे वो विरोध भी नहीं कर पाती थी। 5 साल तक 5 लोगों ने उसका कई बार बलात्कार किया। ये भी जानकारी मिल रही है कि सभी आरोपियों ने उसे कार से नेपाल के सोनोली ले जाकर दरिंदगी की है। पीड़िता द्वारा अभियुक्त विक्रम यादव को नामजद किया गया है, जिसके संबंध में थाने द्वारा विवेचना की जा रही है। उसने जो है पहले जो एप्लीकेशन दिया उसमें एक का नाम दिया था, उसके बाद उसने 4-5 और लोगों को दिया गया जो जांच में है। उसकी जांच एसओ स्वयं कर रहा है।
जनवरी में शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर गोरखपुर परिवहन निगम की तैयारियां जोरों पर हैं। मेले में इस बार गोरखपुर क्षेत्र से संचालित कराने के लिए परिवहन निगम की ओर से रोडवेज की नई बसें मुहैया कराई जाएंगी। गोरखपुर के लिए 150 नई बसों की मांग की गई है। अधिकारियों को दिसंबर तक नई बसों के आने की पूरी उम्मीद है, लिहाजा महाकुंभ से पहले नई बसें फ्लीट में शामिल हो जाएंगी। गोरखपुर परिक्षेत्र से नई और पुरानी बसों को मिलाकर कुल तकरीबन 1000 बसें संचालित की जाएंगी। गोरखपुर परिक्षेत्र की 650 बसेस कुंभ में इस बार रहेंगी हमारी, और इसके लिए हम लोगों ने रूट्स वगैरह तय कर लिए हैं। हमारे जो पिछले अनुभव थे उसके हिसाब से हम लोगों ने इस बसेस का डिप्लॉयमेंट कर लिया है और वो सारे डिपो को आवंटन भी कर दिया गया है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हमारे परिक्षेत्र में अभी लगभग हम लोगों ने प्लान किया है कि 150 नई बसेस भी मुख्यालय ने तय किया है कि कुछ नई बसेस खरीदी जाएंगी, तो 150 बसेस की हम लोगों ने डिमांड की है। वो अलग अलग कैटेगरी की बसेस रहेंगी, उसमें हाई एंड भी रहेंगी, एसी बसेस भी रहेंगी, छोटी बसेस भी रहेंगी और बड़ी बसेस रहेंगे। तो ये सारी तैयारी हम बढ़ते हैं आगे। पूर्व समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की बात करते हैं, जिन्होंने मुस्लिम लड़कों को नसीहत दी है। एसटी हसन ने कहा है कि मुस्लिम लड़कों को सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों में ना जाने की सलाह वो दे रहे हैं। एसटी हसन ने हिंदू लड़कियों को बहन की तरह देखने की हिदायत दी है। हिंदुइज्म के अलग उसूल है, तो क्यों बिना वजह जाके अपनी बेइज्जती कराते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब हर तरह से मुस्लिम यूथ को फंसाने की कोशिश हो रही है। लव जिहाद एक इतनी बड़ी सजा हो गई है आज के दौर में। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, तो वो लव जिहाद में फंस जाता है और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो मेरी सलाह है बच्चों से, मुसलमान बच्चों से, कि वो हिंदू लड़कियों को अपनी बहनों की तरह समझे। किसी लव या किसी इश्क वगैरह चक्कर में ना पड़े, वरना जिंदगी तबाह हो जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।